जॉन डीवी पे चर्चा करेंगे। जॉन डीवी का शिक्षा दर्शन। जॉन डीवी का शिक्षा दर्शन। यदि प्रश्न में शिक्षा दर्शन आए या शिक्षा से संबंधित विचार आए, दोनों बातें एक ही है। जब भी शिक्षा की चर्चा हो तो शिक्षा दर्शन की ही बात, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। आज हम लोग जॉन डीवी, एक नए विचारक जो पाश्चात्य विचारक हैं, उनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। ये अमेरिकी विचारक है। अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। विशेष इनके जीवन वृत्त की चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि शिक्षा दर्शन आज समाप्त करना है। सबसे प्राचीन अवधारणा जो है, हम लोग देखे हैं सिलेबस में भी, सबसे पहले आदर्शवाद हम लोगों के सामने प्रस्तुत है। सबसे प्राचीन जो अवधारणा है, विचारधारा है, वो आदर्शवाद का। आदर्शवाद जो है, इसमें आध्यात्मिक मूल्यों की चर्चा की जाती है। यह वो वाद है जिसमें आध्यात्मिक मूल्य की चर्चा की, आध्यात्मिक मूल्यों को जो है स्थान दिया गया, उससे जो है महत्व दिया गया। लेकिन समय के बदलते स्वरूप में आदर्शवाद के बाद जो है प्रकृतिवाद का आगमन। प्रकृतिवाद जैसी विचारधाराएं हम लोगों के सामने आती है। इसमें प्रकृति के साथ समायोजन की बात की, प्रकृति के साथ समायोजन की बात की, प्रकृति के साथ समायोजन की बात की। जब प्रकृतिवाद की अवधारणा कुछ पुरानी हुई, तो उसके बाद यथार्थवादी विचारधारा है। यथार्थवाद आया और इसने इंद्रिय अनुभव को महत्व दिया। इसने इंद्रिय अनुभव को महत्व, इसने कहा कि जो दिखता है वही सत्य है। इसने कहा कि जो भी दिखता है वही सत्य है, यानी यथार्थ की बात इन्होंने। यथार्थ वह है जो हमारी इंद्रियों के माध्यम से पता चलता है। अब समय बदला, परिस्थितियां बदली, विचारधाराओं की जो है अलग अलग अंबार लगने लगे। उसी क्रम में नवीन विचारधारा आई। नवीन विचारधारा जिसे हम लोग प्रयोजनवाद के नाम से जानते हैं। प्रयोजनवाद, प्रैग्मेटिज्म, बहुत लोगों को टॉपिक मिला होगा ये। इस प्रयोजनवाद के प्रणेता के रूप में ही जॉन डीवी आते हैं। जॉन डीवी आते हैं। यही प्रयोजनवाद है, प्रैग्मेटिज्म है, जो जॉन डीवी इस विचारधारा को लेकर के आते हैं और वैश्विक दुनिया में, शिक्षा की दुनिया में एक नई विचारधारा लाते हैं और तालका करते हैं कि नहीं, अब तक की जो विचारधाराएं हैं उसमें तमाम तरह की कमियों को ये उजागर करते हैं, तमाम तरह के विचारों का खंडन करते हैं और खंडन करते हुए ये आगे बढ़ते हैं। जॉन डीवी ने कहा कि कुछ बालक जन्मजात शक्तियों के साथ पैदा होते हैं। कुछ बालक या सभी बालक, कुछ बालक या सभी बालक जो है कुछ जन्मजात शक्तियों के साथ पैदा होते हैं। कुछ जन्मजात शक्तियों के साथ पैदा होते, यानी बालकों में ऐसा नहीं है कि वो शून्य होता। बालक कभी भी शून्य नहीं होता है, उसके अंदर कुछ न कुछ बचपन से ही विद्यमान रहता है। दर्शन में अलग अलग विचारधाराओं में हमें देखने को मिला है कि कुछ लोग कहते हैं कि जन्म के समय जो है लोगों का मस्तिष्क कोरा होता है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वह बीज रूप में पहले से ही रहता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता है तो धीरे धीरे वो प्रस्फुटित होता है। तो अलग अलग विचारधाराएं हैं। तो जॉन डीवी का अपना मानना था कि जो है, जो शक्तियां हैं बच्चों में जन्मजात होती हैं। एक और चीज थी, इसके पहले के सभी विचारक जो थे, शिक्षा शास्त्री थे, जॉन डीवी के पहले जितने भी शिक्षा शास्त्री थे, उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य बालक के भावी जीवन के लिए वे सहायक होता है। उनका कहना था कि शिक्षा का जो उद्देश्य वह बच्चों के भावी जीवन में सहायक होता है। भावी जीवन में
सहायक होता है। ये अब तक के शिक्षा शास्त्र यानी जॉन डीवी के प्रयोजनवाद के पहले के जितने भी शिक्षा शास्त्री थे, सारे लोगों ने यह बात कहा कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वह बच्चों के भावी जीवन में सहायक होता है। डीवी इसका खंडन करते हैं। डीवी कहते हैं कि ऐसी बात नहीं, डीवी इस बात का खंडन करते हैं और कहते हैं कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है, और कहते हैं कि शिक्षा क्या है, स्वयं ही जीवन है। यह जीवन की तैयारी नहीं है, बल्कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। धारा को सामने लाते हैं, लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं कि वाकई शिक्षा ही जीवन है। ठीक है, एजुकेशन इज लाइफ की बात ये करते हैं। वह जीवन में आने में सहायक होगा शिक्षा का उद्देश्य। बदौलत कहा जाता है कि वह हमारे जीवन को अच्छा बनाएगा, सुंदर बनाएगा। कहते हैं कि वह उसी के साथ साबित है। जीवन की वह तैयारी नहीं है, बल्कि वह स्वयं जीवन है। जीवन के लिए तैयारी नहीं है। इसलिए डीवी जो शिक्षा की परिभाषा देते हैं, डीवी के अनुसार, जॉन डीवी के अनुसार जो है, डीवी जब परिभाषा देते हैं तो कहते हैं कि शिक्षा अनुभव और विकास का एक साधन है। क्या है? शिक्षा अनुभव और विकास का साधन है। शिक्षा क्या है? अनुभव और विकास का एक साधन है। शिक्षा अनुभव और विकास का एक साधन है, जिसके आदान प्रदान और सहयोग, जिसमें आदान प्रदान और जिसमें आदान प्रदान और सहयोग की क्रिया निहित है। सहयोग की क्रिया निहित होती है। सहयोग की क्रिया निहित होती है। जब ये डेफिनेशन देते हैं कि शिक्षा अनुभव और विकास का एक साधन है, जब हमें अनुभव प्राप्त होता है, जब एक्सपीरियंस मिलता है, तभी हम आगे बढ़ते हैं, और हमारा विकास बिना इस अनुभव के माध्यम से आगे नहीं बढ़ता। यानी हमारे जीवन के लिए अनुभव जरूरी है, और अनुभव पूर्व निर्धारित नहीं हो सकता। अनुभव तो तत्कालिक परिस्थितियों का परिणाम होता है। इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि शिक्षा का जो है, जो उद्देश्य बताया जाता है, वो कहते हैं कि वो उद्देश्य भावी जीवन के लिए सहायक, क्योंकि परिस्थितियां कुछ और होंगी तो उस उद्देश्य का क्या करेंगे। तो कहते हैं कि अनुभव और विकास का एक साधन है, जिसके आदान प्रदान से और सहयोग की क्रिया इसमें निहित होती है। बिना सहयोग के जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए इन्होंने अनुभव को महत्व दिया, सहयोग को भी महत्व दिया। तो शिक्षा की इस तरह की परिभाषा इन्होंने दी, और यह बातें जो स्पष्ट करती है वह यह है कि शिक्षा क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। यह बात संकेत करती है, अनुभव एक दिनों का नहीं है, अनुभव निरंतरता की चीज है। इसलिए कहते हैं कि शिक्षा, आगे वो कहते हैं कि शिक्षा जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। अनुभव निरंतरता का प्रतीक है। अनुभव जो है मिलता जाता है, परिस्थितियां बदलती हैं तो अनुभव भी बदल जाता है। इसलिए कहते हैं कि सत्य परिवर्तनशील है, सत्य स्थायी नहीं हो सकता है। आज जो सत्य है वो कल हो सकता है कि सत्य नहीं हो। आज न्यूटन की जो बातें कही गई है, हो सकता है कि कल वो बदल जाए। तो बहुत सी चीजें जो है परिवर्तित होती रहती है। इसलिए कहते हैं कि सत्य परिवर्तनशील है, सत्य स्थायी नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, और उसके साथ कहता है कि मनुष्य के जीवन में नित्य नई समस्याएं आती हैं, नित्य नई समस्याएं आती हैं। एक दिन की समस्या नहीं है कि आज जो समस्या है कल वही समस्या रहेगी। जब समस्याएं हमारी बदल रही है, ठीक है, नित्य नई समस्याएं उत्पन्न रही है, तो शिक्षा क्या करेगा, नए तरीके से समाधान खोजेगा। तो क्या करेगा, ये नवीन समाधान खोजना पड़ेगा। यदि बचपन में मैंने
जो समस्याएं हमारी थी, बड़े होने पर क्लास 1 की जो समस्याएं थी, जरूरी नहीं है कि क्लास 2 में वही समस्याएं होंगी हमारी। क्लास 3 में हम जाएंगे, हमारी समस्याएं बदलती जाती है। तो जैसे जैसे हमारी समस्याएं बदलती जाती है, हमें नवीन समाधान खोजना पड़ता है। और जब नवीन समाधान खोजना पड़ता है तो शिक्षा का स्वरूप भी बदलना पड़ता है। जो हम शिक्षा को लेकर के क्लास 1 में बात कर रहे थे, जरूरी नहीं कि कक्षा 3 में बात करेंगे, और जरूरी नहीं है कि कक्षा 5 में वही बात करेंगे। उन्होंने कहा कि बदलते स्वरूप के साथ, बदलते समस्याओं को लेकर के शिक्षा का स्वरूप हमेशा बदल जाता है, शिक्षा का उद्देश्य हमेशा बदल जाता है। इसलिए इन्होंने शिक्षा को इस प्रकार से अभिव्यक्त करने की कोशिश की, इसका जो है निरंतर ये चलने वाली प्रक्रिया है, ये इसमें अस्थायित्व तो नहीं है, क्योंकि समस्याएं निरंतर बदलेंगी तो स्वाभाविक है कि उसका समाधान भी हमें नए तरीके से ढूंढना पड़ेगा, और उस समाधान में शिक्षा ही हमारी सहयोग करेगी, और उस जो है उसका तरीका बदलेगा। जरूरी नहीं है कि वह प्राचीन तरीके पर ही उसका काम चलेगा। अब हम लोग जो है इनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य पे चर्चा करेंगे, शिक्षा के उद्देश्य पे चर्चा करेंगे। जॉन डीवी ऐसे विचारक हैं कि शिक्षा के पूर्व उद्देश्य की वकालत नहीं करते हैं। शिक्षा का कोई पूर्व उद्देश्य नहीं होता। ये कहते हैं कि शिक्षा का कोई पूर्व उद्देश्य नहीं होता है, कोई पूर्व उद्देश्य नहीं होता, पूर्व उद्देश्य नहीं हो सकता, उद्देश्य नहीं होता है कि कैसे उद्देश्य पहले हम निर्धारित करेंगे। हमारे जीवन में उद्देश्य तो तब बनते हैं जब हमारे सामने समस्याएं होती है। हम उद्देश्य को पहले कैसे निर्धारित करेंगे? इसलिए पूर्व निश्चित उद्देश्य में विश्वास नहीं करते, विश्वास नहीं करते पूर्व निश्चित उद्देश्य में, पूर्व उद्देश्य में, पूर्व निश्चित उद्देश्य में, पूर्व निश्चित उद्देश्य में विश्वास नहीं करते। उद्देश्य को निश्चित जो है करके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। शिक्षा आगे कहते हैं इसलिए कि शिक्षा जो है सदैव सदैव तात्कालिक समस्याओं का समाधान करता है। ठीक है, तात्कालिक उद्देश्य होता क्या होता है? कहते हैं कि शिक्षा सदैव तात्कालिक उद्देश्य की बात। शिक्षा का सदैव क्या होना चाहिए? तात्कालिक उद्देश्य होना चाहिए। इसीलिए हमने कई बार कक्षा में भी आप लोगों को बताया कि जो भी उन्होंने परिभाषा दिया उद्देश्य की, तो उसमें कहा कि शिक्षा का अपना कोई उद्देश्य नहीं होता। इन्होंने बताया है, क्लास की बातें अभी यदि आप याद करें तो उन्होंने कहा कि शिक्षा का अपना कोई उद्देश्य नहीं, शिक्षा का अपना कोई उद्देश्य नहीं, शिक्षा का अपना कोई उद्देश्य नहीं। इसका उद्देश्य होता है, तो उद्देश्य होता है व्यक्ति का, व्यक्ति का उद्देश्य हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति की समस्याएं बदलती है तो उसका उद्देश्य बदल जाता है। समाज की समस्याएं बदलती है तो शिक्षा का उद्देश्य बदल जाए। शिक्षा का अपना कोई उद्देश्य नहीं बदल। हमने क्लास में कई बार इसकी चर्चा की कि शिक्षा का अपना कोई उद्देश्य नहीं है, बल्कि व्यक्ति और समाज का अपना उद्देश्य है। समाज की परिस्थितियां बदलती है, समय काल और देश के हिसाब से जो है पूरे समाज की संरचना बदल जाती है, व्यक्ति की संरचना बदलती है, तो स्वाभाविक है कि समस्याएं नवीन होंगी तो उद्देश्य भी नवीन हो जाएगा। इसलिए वो वकालत करते हैं कि शिक्षा का अपना कोई जो है उद्देश्य नहीं होता है, कुछ लक्ष्यों को जो है। लेकिन अब जब उद्देश्य की हम चर्चा करेंगे, जब ये बातें हमने बताई कि शिक्षा का अपना कोई उद्देश्य होता ही नहीं है और दीदी इस उद्देश्य की चर्चा नहीं करते हैं, तो आखिर उद्देश्य की वकालत कैसे करेंगे? लेकिन उन्होंने जो बातें बताई उसके माध्यम से हम लोग कुछ उद्देश्य को निर्धारित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके अनुसार से शिक्षा का उद्देश्य क्या है। उन्होंने ऐसे शिक्षा के उद्देश्य की चर्चा नहीं की, इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने तत्कालिक समस्या को देखा और तत्कालिक समस्या के हिसाब से उन्होंने समाधान करने के उद्देश्य निर्धारित किया। लेकिन उनके शिक्षा दर्शन के जो विचार हैं उसके माध्यम से हम लोग कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। तो शिक्षा का पहला उद्देश्य उन्होंने बताया या हम लोगों ने निकाला उसमें बच्चों का विकास। शिक्षा का पहला उद्देश्य के रूप में हम लोग देखेंगे बच्चों का विकास। बच्चों की क्षमता और शक्ति जो है, बच्चों की शक्ति और क्षमता अलग अलग, शक्ति और क्षमता, समस्त बच्चों की शक्तियां और क्षमताएं लगभग अलग अलग होती। जब सारे बच्चों की क्षमताएं और शक्ति
अलग अलग होंगी तो शिक्षा का एक उद्देश्य कैसे हो सकता है? विचार करने वाली बात। यदि कहते हैं कि जब शक्तियां और क्षमता अलग अलग है तो शिक्षा का एक उद्देश्य कैसे हो? ठीक है, एक ही प्रकार का सिद्धांत कैसे लागू किया जाए? एक ही प्रकार का सिद्धांत कैसे लागू किया जाए? एक ही प्रकार का सिद्धांत कैसे लागू होगा? ये तो सोचने वाली बात है। जब सारे बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस है, उनकी शक्ति और क्षमताएं अलग अलग है, तो फिर साबित सबकी एक तरह का सिद्धांत क्यों, एक उद्देश्य की बात क्यों की जाएगी? इसलिए उन्होंने कहा कि व्यक्ति के बच्चे के हिसाब से जो है सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उसकी शक्ति कैसी है, उसकी क्षमताएं ग्रहण करने की क्या है, उस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें जो है उस पर उसके विकास की बात सोचनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती की कोई भी सिद्धांत को लागू कर दिया चाहिए। बच्चों के अनुरूप अध्यापक को काम करना चाहिए, बच्चे की शक्ति और क्षमता के अनुरूप अध्यापक को कार्य करना चाहिए। अध्यापक का कार्य ये नहीं है कि सारे बच्चों पर एक ही तरह के नियम लागू कर लागू। जॉन डेवी की बात को हम लोग वर्तमान प्रासंगिकता में देखें, आपने देखा होगा कि जितने भी क्लास में HW दिए जाते हैं इस मानक के हिसाब से बहुत गलत है, क्योंकि सारे बच्चों की क्षमता तो अलग अलग है। कोई बच्चा स्लो लर्नर है, कोई जल्दी सीखता है, कोई धीमे गति से सीखता है, तो HW जैसा कैसे हो सकता है, गृह कार्य जैसा कैसे हो सकता है? वो तो बात को समझा ही नहीं। जॉन डेवी कहते हैं कि इसलिए हमें विचार करना होगा कि सारे बच्चों के लिए अलग अलग तरीके से हमें सोचना होगा, उनकी शक्ति और क्षमता का ध्यान रखना होगा, तब जाकर के उनको जो सिद्धांत निर्धारित करेंगे, बताने के जो उद्देश्य मेरा निर्धारित होगा वह अलग अलग हो जाएगा। इसलिए डेवी उद्देश्य को बहुत अच्छा नहीं मानते। शिक्षा का जो उद्देश्य पहले से निर्धारित हो रहा है, शिक्षा का पहले से जो उद्देश्य निर्धारित हो रहा है उसकी वकालत वो नहीं करते, इसलिए उद्देश्य को अनुत्तरित रखना चाहते हैं। क्या करते हैं वो? उद्देश्य को अनुत्तरित रखना चाहते हैं, उसका उत्तर देना नहीं चाहते। उद्देश्य के विषय में वो कोई उत्तर देना नहीं चाहते हैं, यही इसका उद्देश्य होगा। उद्देश्य के लिए कहते हैं कि निश्चित उद्देश्य तय किया जाता है तो हानिप्रद है। वो कहते हैं कि कोई भी निश्चित उद्देश्य तय किया जाता है, कोई भी निश्चित उद्देश्य तय किया जाता है तो यह हानिप्रद है। क्या है ये? हानिप्रद। यह लाभ देने वाला नहीं है, इससे हानि होगी, क्योंकि कोई निश्चित उद्देश्य नहीं हो सकता। ये कहते हैं कि पहला कार्य क्या है शिक्षक का? पहला कार्य क्या है शिक्षक का? बच्चों का आंतरिक ज्ञान प्राप्त करना। इसलिए कहते हैं कि पहला कार्य क्या है? बच्चों का आंतरिक ज्ञान प्राप्त करना। बच्चा क्या जानता है, उसकी क्षमताएं क्या है, उसकी शक्तियां क्या है, आंतरिक क्षमता का ज्ञान प्राप्त करना, क्षमता का ज्ञान प्राप्त करना। ये कहां से आवाज आ रही है? कोई लग रहा है कि स्टेशन पे बैठ के पढ़ रहा है क्या? नहीं, बच्चों का आंतरिक क्षमता का ज्ञान प्राप्त करना पहला काम। अब उस क्षमता के अनुसार, ये जो क्षमता है उसके अनुसार निर्देश, उसके अनुसार बच्चे का विकास करना। उसकी क्षमता को जाने, उसकी क्षमताएं क्या है, तब जो है उस बच्चे के विकास की बात हम लोग सोचे। इस प्रकार उन्होंने जो है कहा कि शिक्षा का जो उद्देश्य किस प्रकार का होगा, इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसा वातावरण बनाना, उन्होंने कहा कि ऐसा वातावरण तैयार करना, क्योंकि हम पहले से उद्देश्य निर्धारित नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि ऐसा वातावरण बनाना है जिसमें बच्चों की क्रियाशील होने का अवसर क्या हो, बच्चों को क्रियाशील होने का अवसर मिले, बच्चों को क्रियाशील होने का अवसर, हमें ऐसे वातावरण बनाना चाहिए। यदि दूसरे उद्देश्य को निर्धारित करने की हम लोग कोशिश करें, दूसरे उद्देश्य पे चर्चा करें, तो कह सकते हैं कि प्रजातांत्रिक व्यक्ति एवं समाज का सृजन की बात करते हैं। दूसरे उद्देश्य में वो लोग क्या बताते हैं? प्रजातांत्रिक व्यक्ति और समाज का निर्माण, प्रजातांत्रिक व्यक्ति व समाज का निर्माण, समाज का। वह कहते हैं कि
कोई भी बच्चा जो बने वह प्रजातांत्रिक विकास की प्रक्रिया, प्रजातंत्र के निर्माण की प्रक्रिया में उससे शामिल होना चाहिए। यानी प्रजातांत्रिक जो मूल्य है, प्रजातांत्रिक जो मूल्य है, बार बार हमने चर्चा किया, प्रजातांत्रिक मूल्य धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता, भाईचारे की भावना, लोकतंत्र में आस्था, जो तमाम चीजें मैंने बताया जो है वो सारी चीजें बच्चों के अंदर आनी चाहिए। ऐसी हमारी शिक्षा होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति क्या है, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो स्वतंत्रता की मांग करते हैं, लेकिन एक दूसरे का सहयोगी, एक दूसरे का सहयोगी हो। क्या हो गया? वही व्हाट्सएप में बात चर्चा नहीं। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए, स्वतंत्र चिंतन करनी चाहिए, लेकिन उसकी स्वतंत्रता ऐसी हो कि वह एक दूसरे का सहयोग प्रदान करने वाला हो, वो सहयोग के लिए तत्पर हो, बिना सहयोग के तत्परता का काम चलने वाला नहीं है। यानी समाज के व्यक्तियों के मध्य सहयोग और सद्भावना, यानी समाज के व्यक्तियों के बीच, समाज के व्यक्तियों के बीच, व्यक्तियों के बीच सहयोग और समन्वय का भाव, यानी एक अच्छे सुंदर समाज के निर्माण की वकालत करते हैं। इसी के हिसाब से कहते हैं कि इसके लिए क्या होना चाहिए, नैतिक शिक्षा की जरूरत है, नैतिकता होनी चाहिए, उसे अच्छे और बुरे का ज्ञान होना चाहिए और अच्छे कार्य करने की सदैव जो है उसको प्रेरित होने की जरूरत है कि अच्छा कार्य करके वह प्रेरित होते रहे। तीसरे उद्देश्य पे यदि हम चर्चा करें तो भावी जीवन की तैयारी की बात करते हैं। तीसरा उद्देश्य कहते हैं कि ऐसी शिक्षा हो कि भावी जीवन की तैयारी हो, आने वाला जो जीवन है उसकी तैयारी होनी जरूरी है। यानी आने वाले जीवन में जिन जिन तरह की समस्याओं का हमें सामना करना है, उस समस्या के समाधान के लिए हमारे शिक्षा होना चाहिए। ऐसी शिक्षा नहीं होनी चाहिए कि जीवन में समस्याएं पता चला कुछ और है और शिक्षा किसी और चीज की मिलती। अक्सर आप देखते हैं कि हमारे विषय वस्तु और हमारे जीवन की समस्या से कोई लेना देना नहीं। जीवन की समस्या में कोई साम्यता नहीं है। यदि विज्ञान की तमाम चीजें हम पढ़ते हैं और उसका हमारे जीवन में जो है यूज नहीं है, तो उस विज्ञान की पढ़ाई वर्षों तक करने की कोई जरूरत नहीं है। कहते हैं कि ऐसी तैयारी होनी चाहिए, ऐसा आवाज आ रही है ना? जी सर। हाँ, ऐसी तैयारी होनी चाहिए जो जीवन में काम आने वाली हो। ऐसी तैयारी नहीं हो जो जीवन में काम। बहुत लोग चर्चा कर रहे हैं ग्रुप में, चर्चा न करिए, बाद में आप चर्चा करिएगा, समय मिलेगा। पर्यावरण के साथ समायोजन, पर्यावरण के साथ समायोजन की बात उन्होंने कहा। ये बातें पश्चिम के तमाम विचारक मनोवैज्ञानिकों ने भी किया। आपके पियाजे में इस तरह की वकालत करते हैं कि एडजस्टमेंट करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, परिस्थितियां जैसी भी हो उसके साथ एडजस्ट करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अब हम लोग जो है उद्देश्य की चर्चा हो गई, पाठचर्या की चर्चा करेंगे कि उनका पाठचर्या पे क्या दृष्टिकोण है। जब ये सारी बातें आई तो मन में जो है सवाल उठता है कि पाठचर्या कैसा होगा। जब इस तरह की विचारधारा वाले लोग हैं तो उनके लिए पाठचर्या का क्या होगा। इसके लिए उन्होंने 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। ऐसा पाठचर्या हो भाई, कैसी पाठचर्या हो, इसके लिए इन्होंने कहा उपयोगिता का सिद्धांत। पहला इन्होंने कहा उपयोगिता का सिद्धांत। 4 सिद्धांत की चर्चा है। उपयोगिता का सिद्धांत क्या भाई, हमारे लिए जो भी उपयोगी हो, जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं हो, उससे पाठचर्या में शामिल करने की जरूरत नहीं। हमें उस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे भविष्य के जीवन के लिए, वर्तमान के जीवन और भविष्य के जीवन के लिए क्या उपयोगी है, उसको इसमें शामिल करने की कोशिश की जाए। ये भी उसी की वकालत करते हैं। दूसरा नमनीयता का सिद्धांत है। नमनीयता का दूसरे सिद्धांत की चर्चा करते हैं वो
नमनीयता के सिद्धांत। नमनीयता का सिद्धांत क्या है? तो वो कहते हैं नमनीयता के सिद्धांत के विषय में कि ऐसी स्थिति होनी चाहिए, ठीक है, कि बच्चों के अंदर, इस उपयोगिता के सिद्धांत में एक और बातें हम लोग मिस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जो है बच्चों की जो है 4 प्रमुख रुचियां होती हैं। इन्होंने बताया कि बच्चों की 4 प्रमुख जो है रुचियां, या रुचियों के आधार पर जो है उपयोगिता का सिद्धांत काम करता है कि हमारी इंटरेस्ट है कि नहीं। तो कहते हैं कि बच्चों में क्या है, पहली रुचि क्या होती है? बात करने की रुचि। ध्यान देना चाहिए वो क्या बात करते हैं। तो बात करने की रुचि को ध्यान में रखना चाहिए। विचारों के आदान प्रदान में, दूसरा कहा उन्होंने विचारों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान। उनकी रुचि क्या होती है बच्चों की? बात करने की रुचि और विचारों के आदान प्रदान। तीसरी बात उन्होंने बताया खोज की प्रवृत्ति होती है, बच्चों में खोजी प्रवृत्ति, डिस्कवरी की प्रवृत्ति होती है। पियाजे ने इसे बच्चे के अंदर अनुकरण की प्रवृत्ति नहीं होती। बच्चे को बहुत लोग कहते हैं कि बच्चे नकल करते हैं, नहीं, पियाजे ने कहा है कि बच्चे खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, वो नई आविष्कार करने की कोशिश करते हैं, नई तरीके खोज नहीं करते, तो बच्चों में खोजी प्रवृत्ति होती है। तथा कलात्मकता, चौथा उनके अंदर है रचना और कलात्मकता का जो है रुचि होती है। बच्चे देखते हैं कि बच्चे पेंटिंग करना चाहते हैं, बच्चे गाना गाना चाहते हैं, संगीत के प्रति बच्चों की रुचि होती है, चित्रकला के प्रति बच्चों की रुचि होती है। ये अलग अलग रुचियां होती हैं। तो कहते हैं कि उस उपयोगिता के सिद्धांत में इस बातों को, बच्चों के रुचियों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जब तक बच्चों की रुचियों को ध्यान में हम नहीं रखेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। बच्चों की रुचियों को ध्यान में रखना चाहिए। नमनीयता का सिद्धांत मैंने बताया, नमनीयता के सिद्धांत में मैंने बताया कि पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, नमनीय होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए कि उसे बदलने में दिक्कत हो। ऐसा हो जो फ्लेक्सिबल हो, वह रुचि उनकी बदली, उनका इंटरेस्ट बदला तो यह भी बदल जाए। ऐसा न हो कि उनका इंटरेस्ट, उनका जो है बच्चों की रुचियां बदल रही हैं और हमारा कंडीशन जो है करिकुलम का है कि वह बदलने की स्थिति में नहीं। तो उन्होंने इसको जो है कहा कि ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात उन्होंने बताई, तीसरा उन्होंने वकालत किया प्रायोगिक कार्य। तीसरे सिद्धांत में बताया उन्होंने प्रायोगिक कार्य, प्रयोग करके देखना, ठीक है। तत्कालिक अनुभव की बात किया, तत्कालिक अनुभव की बात, क्योंकि यह तत्कालिक अनुभव के आधार पर ही भविष्य की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम जो है प्रायोगिक कार्य भविष्य के आधार पर आज अभी अनुभव किया, उसका प्रयोग किया तो हमारा रिजल्ट निकलेगा, समस्या का समाधान होगा, इसलिए उसे प्रायोगिक कार्य की बात करते हैं। तो अगला सिद्धांत सहसंबंध पर सिद्धांत बताते हैं, सहसंबंध। इसकी चर्चा मैंने एक बार क्लास में किया था। हमारा जो पाठ्यक्रम हो वह ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे विषय से उसका संबंध न हो, दूसरे विषय वस्तु से उसका संबंध न हो। यदि हम हिंदी पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल भाषा का ज्ञान है, ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल भाषा का ज्ञान हो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उस हिंदी के जो है विषय का भी, हिंदी के विषय का भी अन्य विषयों के साथ संबंध होना चाहिए। हमने एक उदाहरण दिया था आप लोगों को क्लास में, उस उदाहरण को समझने की कोशिश करिएगा। हमने ईदगाह की कहानी बताई थी, हमने ईदगाह की एक कहानी बताई थी आप लोगों को कि यदि हम हिंदी के पाठ ईदगाह को पढ़ाएं तो इसमें हमने मनोविज्ञान को भी पढ़ा, हमने अर्थशास्त्र को भी पढ़ा, मनोविज्ञान में हमने अर्थशास्त्र को भी पढ़ा, हमें संवेदना का ज्ञान हुआ, हमें सामाजिक बोध का ज्ञान हुआ। ये सारी चीजें हुई कि नहीं हुई? जब हमीद बाजार में जाता है, कौन बात कर रहा है जी इसमें? 58 बात मत करिए, अभी म्यूट कर देंगे हम, आपका हटा देंगे। तो मनोविज्ञान की जो स्थिति है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण तो है ही है
इसमें हमीद के पास पैसे कम होते हैं जब वो मेला जाता है और वो सोचता है कि आखिर हम क्या करें। वह बार बार जो है अलग अलग दुकानों पर जो है बाल मन को लेकर के जाता है और कहता है कि यदि हम इस भिष्टी को खरीदेंगे, इसी गुल्लक को यदि खरीदेंगे तो इसका क्या अस्तित्व है। आज पट्टी और तुरंत टूट गया, तो वह निर्णय करता है कि इसे खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह उसको अर्थशास्त्र का भी ज्ञान था। कितने कम पैसे में कैसे हम किसी चीज को कर सकते हैं। आवाज आ रही है? जी सर। हेलो, ठीक है। हाँ सर, बोलिए सर। उन्होंने कहा कि विषय ऐसा होना चाहिए, ऐसी चीजें होनी चाहिए कि सभी विषयों का आपस में कहीं ना कहीं संबंध है और उस संबंध को पढ़ाते समय, पाठ्यक्रम बनाते समय ये सारी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। अब हम लोग जो है ये पाठचर्या की तो बात हो गई। अब हम लोग कौन हल्ला कर रहा है जिसमें? 58 सर। 58 हटा दी सर। अच्छा चलिए बस खत्म करते हैं, हटाते नहीं हैं। हाँ पढ़ाएंगे पढ़ाई सर। चलिए हम लोग जो है शिक्षण विधि की चर्चा करते हैं। लास्ट शिक्षण विधि की चर्चा करते हैं, नहीं तो समाप्त हो जाएगा। शिक्षण विधि की चर्चा करते हैं। इन्होंने भी शिक्षण विधि के संदर्भ में पूर्व की बात ही बहुत बातें बताई, कहा कि करके सीखना चाहिए, बिना करके सीखे काम चलने वाला नहीं है। अनुभव की बात बताई थी। इन्होंने कहा कि करके सीखने वाली विधि होनी चाहिए, करके सीखने की विधि होनी चाहिए, सीखने की विधि होनी चाहिए। इन्होंने विधि जो है प्रोजेक्ट विधि की बात किया था, परियोजना विधि की इन्होंने बात की। इन्होंने प्रोजेक्ट विधि की बात की कि प्रयुक्त विधि के माध्यम से पढ़ना चाहिए और इससे बच्चों में बहुत फायदा होता है, उत्साह होता है, आत्मविश्वास होता है, इसमें आत्मनिर्भरता आती है, तमाम तरह की चीजें इसमें आती है, सामाजिकता का जो है बोध होता है, ये होना चाहिए। अगला उन्होंने समस्या समाधान की विधि बताई। समस्या समाधान, इन्होंने समस्या समाधान की विधि को बताई कि समस्याएं हो और उसके समाधान के लिए प्रक्रियाएं अपनाई जाए, बच्चों को उसके लिए सोचने पर विवश किया जाए, ये समस्या है तो इसका समाधान किस तरह का होना चाहिए। सहसंबंध विधि, सहसंबंध विधि आपने अपने मेथड में पढ़ा होगा। विज्ञान का आपने पढ़ा होगा कि फिजिक्स का संबंध केमिस्ट्री से कैसे है, बायो से कैसे है। हम लोग मेथड में इसको पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? इसलिए यदि बच्चे इस विधि को जान जाएंगे तो किसी भी चीज को समझाने में आसानी होगी, दिक्कत ना होगी। उन्होंने कहा कि शिक्षक कैसे होने चाहिए, शिक्षक की चर्चा कर देते हैं। शिक्षक मित्र के रूप में होने चाहिए, दार्शनिक के रूप में होने चाहिए और सहयोगी के रूप में होने चाहिए। मित्र कैसे? मार्गदर्शक के रूप में होने चाहिए। कैसे होने चाहिए शिक्षक? मित्रवत होने चाहिए। दार्शनिक के रूप में, यानी दार्शनिक का मतलब विचारधारा, एक अच्छी विचारधारा पैदा कर सके, और दूसरे मार्गदर्शक के रूप में होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शिक्षक को अच्छा मार्गदर्शक होना चाहिए और कहा कि दो बातें शिक्षक को बहुत जरूरी ध्यान में रखना चाहिए। दो बातों का ज्ञान शिक्षक को अवश्य होना चाहिए।